नमस्कार स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया की हिस्ट्री सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बीए सेकेंड के थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है बाबर के समय, आक्रमण के समय भारत की आर्थिक स्थिति। बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया। तो आज हम पढ़ेंगे कि बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। देखिए, 16वीं शताब्दी में हमारे देश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। 16वीं शताब्दी में जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, उन महत्वपूर्ण घटनाओं में पहली घटना जो थी कि भारत में अंग्रेजी कंपनी और विदेशियों लोगों का आगमन हुआ था। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फ्रांसीसी थे या डच थे, इन सभी विदेशी लोगों का भारत में आगमन 16वीं शताब्दी में हुआ था। और दूसरी एक महत्वपूर्ण जो घटना थी वो भारत में घटित हुई थी, वो थी मुग़लों का आगमन। भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ना या मुग़ल राज्य की स्थापना इसी 16वीं शताब्दी में हुई थी। बाबर भारत के अंदर एक आक्रमणकारी के रूप में भारत में आया और उसने भारत के अनेकों जो छोटे छोटे राज्य थे, उन राज्यों को हराकर एक अपने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। और वो मुग़ल साम्राज्य भारत में लगभग 1857 ईस्वी तक भारत के अंदर शासन करता रहा था। 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुग़लों ने भारत में सक्रिय रूप से और शक्तिशाली ढंग से शासन किया। लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, तो औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात के जो मुग़ल थे वो काफ़ी कमज़ोर, भोगविलासी और अयोग्य किस्म के थे। लेकिन उसके बाद भी 1857 ईस्वी तक भारत में मुग़ल जो साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य के जो अयोग्य शासक थे वो शासन करते रहे थे। तो 1707 ईस्वी से 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक जितने मुग़लों ने भारत में शासन किया, उन मुग़लों को कमज़ोर मुग़ल या परवर्ती मुग़ल भी कहा जाता है। तो ये कुछ बैकग्राउंड मैंने आपको बताई। अब हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक के बारे में कि बाबर ने जिस समय हमारे देश में आक्रमण किया था, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। देखिए, कोई भी शासक किसी भी दूसरे देश पर जब आक्रमण करता है तो सबसे पहले उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। क्योंकि कोई भी देश अगर राजनीतिक रूप से एकीकृत होता है, एक होता है, शक्तिशाली होता है, तो उस पर किसी भी बाह्य शक्ति के द्वारा आक्रमण करना बहुत ही आसान कार्य नहीं होता। लेकिन 16वीं शताब्दी में क्या था कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। यानी भारत के अंदर अनेकों छोटे छोटे राज्य थे, लगभग सैकड़ों राज्य जो थे वो छोटे छोटे भारत में राज्य थे। तो ऐसा इसी दशा का, इसी स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते थे मुग़ल शासक बाबर। और बाबर इसी दयनीय स्थिति का या इसी कमज़ोर राजनीतिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर भारत में आया और उसने भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली, जो कि लगभग 300 वर्षों तक भारत में शासन करती रही थी। तो भारत में जब बाबर आया तो बाबर के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी।
देखिए, भारत, जैसे कि मैंने बताया है कि भारत उस समय अनेकों टुकड़ों में बंटा हुआ था और छोटे छोटे राज्य थे और सभी छोटे छोटे राज्य आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। जब वो लड़ते झगड़ते रहते थे तो उनमें एकता का अभाव था। अगर वे सभी राज्य एक होते और आपस में अगर नहीं लड़ते झगड़ते रहते तो कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती थी। तो अब हम बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली। दिल्ली उस समय हमारे देश की राजधानी थी। दिल्ली एक केंद्रीय सत्ता थी और दिल्ली जो केंद्रीय सत्ता थी, दिल्ली में सल्तनत वंश शासन कर रहा था। सल्तनत काल में दिल्ली में लोधी वंश शासन कर रहा था। लोधी वंश दिल्ली में शासन कर रहा था। तो लोधी वंश सिकंदर लोधी ने जो शुरू किया था। सिकंदर लोधी के बाद में इसका पुत्र था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बाबर के आक्रमण के समय भारत का शासक था। तो देखिए कि इब्राहिम लोधी जब भारत का शासक था तो इस काल को, इब्राहिम लोधी के काल को भारत में प्रथम अफगान काल भी कहा जाता है। इसको प्रथम अफगान काल के रूप में भी जाना जाता है। और द्वितीय अफगान काल शेरशाह सूरी के समय का था। जब शेरशाह सूरी ने भारत पर शासन किया तो वो जो काल था वो द्वितीय अफगान काल था। और लोधी वंश जो था, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, ये जो थे वो प्रथम अफगान काल के अंदर थे। तो इब्राहिम लोधी जो था वो एक बहुत ही अयोग्य शासक था। अपने साम्राज्य की प्रजा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। बहुत ही दुर्बल शासक था, एक अयोग्य शासक था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो अपने राज्य के अमीरों का विरोधी था। अपने राज्य के अमीरों का विरोधी था। जितने भी उसके राज्य में अमीर थे वो उन सभी अमीरों का विरोध करता था और अमीर भी उसको पसंद नहीं करते थे। यानी अमीर जो थे वो अंदर ही अंदर उसके साथ विश्वासघात भी कर रहे थे, क्योंकि जब वो उनको पसंद नहीं करता था तो ये एक बहुत ही साफ सी जाहिर बात है कि वो लोग भी उसका विरोध करेंगे। ये राजतंत्र के देवीय सिद्धांत को मानता था। इब्राहिम लोधी जो था वो राजतंत्र के देवीय सिद्धांत को मानता था। राजतंत्र के देवीय सिद्धांत को मानता था, अर्थात वो ये मानता था कि राजा जो है वो धरती पर देवों का एक स्वरूप है। यानी राजा ही धरती पर एक देव के समान है, एक देवता के समान है। और बाकी प्रजा का उद्देश्य है, उसका प्रजा का कर्तव्य है कि वे अपने राजा का या अपने देवता का की इच्छाओं का पालन करें। उसने जो भी आदेश दिया है उनकी इच्छाओं का पालन करें, उसके आदेशों का पालन करें। और ये जो इब्राहिम लोधी था वो प्रजा के कार्यों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, यानी प्रजा विरोधी कार्य भी करता था। प्रजा विरोधी कार्य भी करता था, प्रजा की भलाई के लिए कार्य नहीं करता था। तो राज्य की प्रजा भी इससे संतुष्ट नहीं थी, राज्य के अमीर वर्ग के लोग भी इससे संतुष्ट नहीं थे। एक अयोग्य शासक था, भोग विलास ज़्यादा करता था। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब भी उस समय उत्तर भारत का एक बहुत ही मुख्य राज्य था, पंजाब। और पंजाब
जो था एक बहुत ही मुख्य राज्य था और एक समृद्ध राज्य भी था। 16वीं शताब्दी में पंजाब स्वतंत्र हो चुका था। पंजाब 16वीं शताब्दी में स्वतंत्र राज्य बन चुका था और पंजाब का जो मुख्य सूबेदार था वो दौलत खां था। दौलत खां पंजाब का मुख्य सूबेदार था और पंजाब का जो मुख्य सूबेदार था दौलत खां, ये भी इब्राहिम लोधी का विरोध करता था, क्योंकि ये अपने राज्य में एक अमन, चैन और प्रजा की भलाई के कार्य करना चाहता था, क्योंकि ये सभी एक बहुत ही सशक्त शासक था। और दौलत खां जो था वो सव्य दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। दौलत खां सव्य दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। दौलत खां सव्य दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। अब इब्राहिम लोधी ने सोचा कि इस समय दौलत जो खां हैं, दौलत खां का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इब्राहिम लोधी दौलत खां को दंड देना चाहता था। इब्राहिम लोधी दौलत खां को दंड देना चाहता था और इसके लिए उसने उसके पुत्र दिलावर खां को बंदी बना लिया। इसलिए उसने इसके पुत्र दौलत खां के पुत्र दिलावर खां को बंदी बना लिया। जब उसने दिलावर खां को बंदी बना लिया तो कुछ समय पश्चात दिलावर खां जो था वो इब्राहिम लोधी की जेल से, उसके चंगुल से छूट गया और वहाँ से छूटकर वापस वो अपने राज्य पंजाब आ जाता है। पंजाब आने के बाद दौलत खां अपने पुत्र दिलावर खां को काबुल भेजता है। काबुल बाबर के पास भेजता है और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता देता है। वो कहता है कि आप भारत में आइए और भारत में आकर आप आक्रमण कीजिए और भारत में आप मुग़ल सत्ता को आसानी से स्थापित कर सकते हैं। ऐसा न्योता देने के लिए किसने भेजा? दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा। इसके बाद हम करेंगे बंगाल। बंगाल की उस समय क्या स्थिति थी? बंगाल उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था। बंगाल उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य बंगाल था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हो गया था। 1493 में अलाउद्दीन हसन शाह 1493 में अलाउद्दीन 1493 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने इसको स्वतंत्र राज्य बनवाया था। पंद्रह 1519 में नुसरत शाह 1519 में नुसरत शाह बंगाल का शासक बना था और बंगाल में बड़ा सोना मस्जिद, बंगाल की जामा मस्जिद, बंगाल की जामा मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद
ये सभी मस्जिदों का निर्माण उसी काल में बंगाल में हुआ था। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ का। अगर हम बात करते हैं मेवाड़ की, तो मेवाड़ जो था वो सर्वाधिक शक्तिशाली था। उत्तर भारत में मेवाड़ भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजपूत राज्य था, क्योंकि मेवाड़ में सिसोदिया वंश शासन कर रहा था। और उस समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश शासन कर रहा था, तो मेवाड़ में राणा सांगा जिनका नाम संग्राम सिंह था, वो सिसोदिया वंश के शासक के रूप में कार्य कर रहे थे। वैसे इनका मुख्य जो राज्य था वो चित्तौड़गढ़ था। इनका मुख्य जो राज्य था वो क्या था? चित्तौड़गढ़ था। चित्तौड़गढ़ ये उदयपुर और अजमेर के बीच का जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर इधर है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो भारत में जो बहुत बड़े दुर्ग है, सबसे बड़े जो दुर्ग है हमारे देश के, उन दुर्गों में चित्तौड़गढ़ का नाम आता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ एक बहुत बड़ा दुर्ग है। और राजस्थान में एक कहावत भी है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो वो कहते हैं कि जितने भी गढ़ है राजस्थान में, सबसे बड़ा गढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ का है, बाकी तो सब छोटे छोटे गढ़ हैं। तो चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा शासन कर रहे थे, जिनका नाम संग्राम सिंह था, और ये सिसोदिया वंश के थे। इनका वंश सिसोदिया वंश था। इनके पास बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 80,000 घुड़सवारों की सेना थी। और राणा सांगा जो थे वो सब एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे। राणा सांगा एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे और उनके शरीर पर 80 घाव थे। शरीर पर 80 घाव थे। वो इस बात का परिचय देते हैं कि राणा सांगा हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे, एक बहुत बड़े योद्धा थे। और राणा सांगा और सिसोदिया वंश एक ऐसा वंश था हमारे देश में जिसने सबसे पहले उत्तर भारत के सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित किया था। सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करने का जो कार्य जो था वो राणा सांगा ने किया। वो सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करके और हमारे देश से जो मुस्लिम थे उन मुस्लिमों को बाहर निकालना चाहते थे। तो इतना बड़ा सोपन था हमारे देश के इस शासक राणा सांगा का। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे देश से इन मुसलमानों को बाहर, मुस्लिम सत्ता को बाहर निकालने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसने बाबर को हमारे देश पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बाबर को हमारे देश में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। और वो बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण जो दिया था उसका यही तात्पर्य था कि उन्होंने बाबर को हमारे देश पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। उसका तात्पर्य ये था कि बाबर भारत में आएगा, आक्रमण करेगा और आक्रमण करके जो वर्तमान में भारत में अफ़गानी शासक है, जो लोधी वंश शासन कर रहा है, वो लोधी वंश को वो भारत से जड़ से उखाड़ देगा और फिर यहाँ से धन लूटकर
भारत से पैसा लूटकर वापस चंगेज खां की तरह और मंगोलों की तरह यहाँ से धन एकत्रित करके वापस चला जाएगा और बाद में जो कमज़ोर दिल्ली का शासन होगा उस कमज़ोर दिल्ली के शासन पर मेवाड़ वंश जो है वो राज्य कर लेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यहाँ पर बुलाया था। और इसके अलावा गुजरात उस समय जो था वो एक मुस्लिम राज्य था। गुजरात उस समय एक मुस्लिम राज्य था। अब गुजरात जो था वो 1401 में स्वतंत्र हुआ था। 1401 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था और यहाँ का जो शासक था वो था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा जो था वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और वो भी अपने राज्य का उत्थान करके अपने राज्य को और ज़्यादा बड़ा बनाकर दिल्ली साम्राज्य पर अधिकार करना चाहता था। इसके अलावा कश्मीर राज्य, उत्तर भारत में कश्मीर का भी एक छोटा सा राज्य था जो जिसका महत्वपूर्ण शासक था जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन जो था वो कश्मीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और ये भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। ये सभी शासक ये चाहते थे कि दिल्ली पर अफ़गानों की कोई भी सत्ता बरकरार न रहे। और जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया उस समय कश्मीर का शासक मोहम्मद शाह था। उस समय कश्मीर का शासक मोहम्मद शाह था। इसके बाद उत्तर भारत के बाद एक महत्वपूर्ण राज्य है भारत का दक्षिण भारत में विजयनगर। तो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बताएं कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था दक्षिण भारत का, जो कि उस समय इस्लामिक प्रतिक्रिया के विरुद्ध एक हिंदूवादी प्रत्युत्तर था। यानी हमारे देश में अनेकों इस्लामिक राज्य बन रहे थे। हमारे देश में अनेकों छोटे छोटे इस्लामिक राज्य थे और केंद्रीय सत्ता जो थी दिल्ली की उस पर भी इस्लामिक प्रक्रिया थी, उस पर भी मुस्लिम साम्राज्य का आधिपत्य था। हम उस पर मुस्लिम साम्राज्य का जो आधिपत्य था। इसके अलावा देखिए कि जब पूरे देश के अंदर मुसलमानों का राज्य हो तो उस स्थिति में एक हिंदू राज्य का उत्थान करना कितना मुश्किल कार्य होगा। और उस हिंदू राज्य का उत्थान करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? हिंदू राज्य का उत्थान करने का कार्य विजयनगर साम्राज्य को उठाने वाले दो भाई थे जिनका नाम था, क्या नाम था उनका? विजयनगर साम्राज्य का उत्थान करने वाले दो भाई थे, उनका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का, जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य जो था वो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू साम्राज्य था और उस समय का महत्वपूर्ण हिंदू साम्राज्य था जब पूरे देश में मुसलमानों का राज्य था। इसके अलावा कुछ सिंध है या कुछ और अनेकों छोटे छोटे राज्य भी हमारे देश में थे। तो जब विजयनगर पर हरिहर और बुक्का ने शासन किया तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय इन्होंने इसको अलग करवाया था। लेकिन जब बाबर ने
बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। बाबर ने जब आक्रमण किया उस समय विजयनगर के जो शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। तो आज मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया कि भारत पर आक्रमण के समय, भारत पर बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। धन्यवाद।